इस फेज़ में ना लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें एंग्ज़ायटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज़ हम उसे अपना लाइफ़स्टाइल समझ लेते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कीजिए कि कहीं आपको ये प्रॉब्लम अभी तो नहीं है, कहीं आप एंग्ज़ायटी के फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे तो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि इन सब स्टेजेस की ना ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। एंग्ज़ायटी तो बेसिकली देखा जाए ना सारा इमोशंस का खेल है। तो अब आप इस वीडियो से पता कर सकते हैं कि आप एंग्ज़ायटी के कौन से स्टेज में हैं और आपको किस ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। अभी तक हमने ना एंग्ज़ायटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं, जिसमें हमने एंग्ज़ायटी के बहुत पार्ट को ना कवर कर लिया है। पर एक पार्ट रह गया जो बहुत ज़रूरी था, और वो था एंग्ज़ायटी की स्टेजेस। क्योंकि एंग्ज़ायटी तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबके साथ होती है, पर हमें ये कैसे पता चले कि हम एंग्ज़ायटी की बीमारी में चले गए हैं या ये एक हेल्दी एंग्ज़ायटी है। तो आज हम इस वीडियो में ना इसी के बारे में बात करेंगे कि एंग्ज़ायटी की कितनी स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या-क्या ट्रीटमेंट हम उसके लिए कर सकते हैं। नेचर ने हम सबको एंग्ज़ायटी दी हुई है और इस एंग्ज़ायटी को ना हम हेल्दी एंग्ज़ायटी कहते हैं, क्योंकि इतनी एंग्ज़ायटी हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं या हमें समय आने पे पता चल जाए कि हमें एक्शन क्या लेना है। क्योंकि अगर ये भी एंग्ज़ायटी हमारे अंदर नहीं होगी ना, तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है, और हम हो सकता है गलत डिसीजन ले लें। तो इसीलिए ना नेचर ने हमें एंग्ज़ायटी दी है। तो जनरली जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं या हम इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो जाती है ना, बहुत पसीने आने लगते हैं कि पता नहीं कैसा जाएगा एग्ज़ाम, कैसा इंटरव्यू जाएगा, मुँह सूखने लगता है, या किसी को स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले मुँह सूखने लगता है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगती है। तो ऐसी एंग्ज़ायटी ना हेल्दी एंग्ज़ायटी होती है, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी में फ़ाइट एंड फ्लाइट का मोड ऑन हो जाता है। वो ऑन होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाए या सडनली आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और बहुत तेज़ रफ्तार में एक ट्रक आता दिखाई दे रहा है, अगर आपके अंदर एंग्ज़ायटी नहीं होगी तो आप वहीं खड़े रहेंगे और जिसकी वजह से जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो यही होता है कि थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी होनी चाहिए ताकि इमीडिएट ना आप रिस्पॉन्स कर सकें। तो इसीलिए हेल्दी एंग्ज़ायटी सबके साथ होनी चाहिए। तो हेल्दी एंग्ज़ायटी के बाद जो एंग्ज़ायटी शुरू होती है ना, वहाँ से एंग्ज़ायटी की सारी स्टेजेस शुरू हो जाती है। तो जो पहला स्टेज है वो है माइल्ड एंग्ज़ायटी। जनरली इस फेज़ में ना लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें एंग्ज़ायटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज़ हम उसे अपना लाइफ़स्टाइल समझ लेते हैं। और इसकी वजह से कभी-कभी उन लोगों को ऐसा एहसास भी नहीं होता कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ, वो आगे जाके ना सीवियर एंग्ज़ायटी में बदल सकती है। और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो माइल्ड एंग्ज़ायटी की जो जनरली आप सिम्पटम्स देखेंगे ना, पहली बात तो पता ही नहीं कर पाएँगे कि ये सिम्पटम्स हैं, क्योंकि उनको हमने ना एक नाम दे रखा है, सोशल नॉर्म में एक नाम दे रखा है, और वो नाम है शाइनेस का, कि ये इंसान ना बहुत शर्माता है, या ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, या कितना ऑकवर्ड है ना ये बात करने में। ये सारी चीज़ें ना हम उन लोगों के ऊपर लेबल कर देते हैं या हम अपने ऊपर भी कर देते हैं। पर माइल्ड एंग्ज़ायटी में जनरली जो सिम्पटम्स होते हैं, मोर ओवर वो सोशल एंग्ज़ायटी से ही रिलेटेड होते हैं। हमें किसी से बात करने से पहले बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, अपनी चीज़ें बताने से पहले हमें बहुत बार सोचना पड़ता है और उसके बाद भी हम नहीं बता पाते कि ये प्रॉब्लम चल रही है। और इसमें हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, किसी भीड़-भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहते, हम लोगों से बचते हैं। और अगर हमें जाना पड़ जाए तो हमें बहुत प्रिपेयर होके जाना पड़ता है कि हमें अब उस सिचुएशन को फेस करना ही है, और वो सोचते-सोचते ये ना सोशल एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखा जाए तो ये जो सोशल एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे लोगों को होती है, पर उसकी वजह से ना उनकी डेली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती। जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता है या कभी उन्हें किसी के साथ बात करनी होती है या किसी ग्रुप में बात करनी होती है, तभी ये एंग्ज़ायटी ना आती है, और उसके बाद उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चलती है। तो इसमें मैं आपको ना एक सलाह देना चाहूँगी कि स्टॉप फीडिंग योर एंग्ज़ायटी। उसको क्या कहते हैं कि एंग्ज़ायटी को फीड करने का मतलब क्या है? यानी एंग्ज़ायटी जो होती है ना, वो आपके इमोशंस को खाती है, आपके इमोशंस से रिलेटेड होती है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो आपके इमोशंस भी उससे रिलेट कर लेते हैं। तो एंग्ज़ायटी द मिनट आपके इमोशन के साथ रिलेट करती है,
वो उसको उम्र भर के लिए ना आपके दिमाग में छाप देती है। अब आप जब भी उस सिचुएशन के साथ डील करेंगे या उस सिचुएशन में जाएंगे ना, तो एंग्जाइटी हो ही जाएगी। तो ये तो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड एंग्जाइटी के, जिसमें आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, आपकी लाइफ ना नॉर्मल चलती है। तो ये माइल्ड एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? माइल्ड एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको कहीं पे परफॉर्म करना है या किसी ग्रुप के में बात करनी है, तो हल्की हल्की ना शेकिंग होने लगती है, ऐसे लगता है कि हम लोग कांप रहे हैं, हाथ पाँव में कंपकपी छूट जाती है, पसीना आने लगता है, मुंह सूखने लगता है, और ना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। अब जो सेकंड स्टेज की एंग्जाइटी होती है वो मॉडरेट एंग्जाइटी होती है, जिसमें माइल्ड एंग्जाइटी जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, पर अब ये सिम्टम्स ना थोड़े ज़्यादा पार हो रहे हैं, यानी बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। जैसे कि अब पहले जो आपको एक सिचुएशन में प्रॉब्लम हुआ करती थी कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा मुंह सूख जाएगा, मेरे हाथ पाँव में पसीने आ जाएंगे, मुझे कपकपी होगी, पर मॉडरेट में ना ये सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। और माइल्ड में जो चीज़ें आपको सिर्फ वरी करती थी ना, यानी आपको थोड़ा सा तनाव देती थी, अब वो स्ट्रेस का रूप ले लेती हैं। इसकी वजह से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और पूरा दिन आप ना ओवर थिंक ही करते रहते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है ना, तो हम इसको मॉडरेट एंग्जाइटी कहते हैं। इसमें भी आपके लाइफस्टाइल पे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, यानी आपकी डेली रूटीन पे भी ना इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, और ना आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि हमें ये लगता है हमारे लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है, तो हम इसको नॉर्मल समझते हैं। पर इन चीज़ों को आप नोट कीजिए कि कहीं आपको ये प्रॉब्लम अभी तो नहीं है, कहीं आप एंग्जाइटी के फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पे तो नहीं है। अब है एंग्जाइटी का थर्ड स्टेज, यानी सीवियर एंग्जाइटी। इस स्टेज में माइल्ड, मॉडरेट, इससे ज़्यादा सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से ना अब डेली लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इस तरह की जो एंग्जाइटी होती है, इसको हम लोग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी GAD भी कहते हैं। तो सीवियर एंग्जाइटी के ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं: माइग्रेन्स, हेडेक्स, बहुत फ्रिक्वेंट हेडेक्स होता है, बहुत फ्रिक्वेंट माइग्रेन्स होता है, और हमें लगता है कि शायद हमारा कोई रूटीन डिस्टर्ब हो गया, हम पूरा वक्त ना माइग्रेन के ऊपर ही काम करते रहते हैं, और हमें लगता है कि यार ये माइग्रेन ख़त्म क्यों नहीं होता। पर कोई भी स्टेज आने के लिए ना, चाहे वो माइल्ड से मॉडरेट में आ रही हो, मॉडरेट से सीवियर में आ रही हो, वो सडन नहीं आती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। अगर वो पहले ही माइल्ड में अपना ट्रीटमेंट ना करा लें और मॉडरेट में अपना ट्रीटमेंट ना करना शुरू करें ना, तो ये सीवियर सिचुएशन आ जाती है। स्टेज में ना माइग्रेन या हेडेक्स के साथ ना स्टमक में भी इशू आना शुरू हो जाते हैं। हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की जो पावर होती है ना, जो शक्ति होती है, वो कम होने लगती है। हम किसी भी चीज़ को ना बड़ी देर तक इंजॉय नहीं कर पाते या उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। हमारा फोकस स्पैन ना कम होना शुरू हो जाता है, और इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत सारे लोग नोटिस करना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उनकी डेली लाइफ पे उसका असर दिखने लग गया है। जैसे कि पूरे दिन के काम ना ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, बहुत ज़्यादा फटीगनेस लगने लगी है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस की फीलिंग है, कंटिन्यूस आप वरी करे ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और वो स्ट्रेस ना ख़त्म नहीं हो रहा। नींद ना आने की समस्या शुरू हो जाती है, आप नींद में भी सोचते रहते हैं, नींद में आपके ब्रेन में जर्क्स लगते हैं, हाथ पाँव में जर्क्स लगते हैं, हाथ पाँव में टिंगलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना नींद खुल जाती है और नींद पूरी नहीं हो पाती। मुंह सूखना, शेकीनेस, ये सब चीज़ें तो माइल्ड में भी थी, मॉडरेट में थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। दूसरा होता है कि किसी पे विश्वास नहीं करना, ये भी एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। इनफैक्ट हमें खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हम सही कर रहे हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसके जो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं ना, वो डिप्रेशन जैसे ही लगते हैं, तो लोग ना डिप्रेशन का इलाज कराने लग जाते हैं। पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ना बहुत डिफरेंस है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन क्या है और एंग्जाइटी क्या है, सो दैट कि सही टाइम पे सही डायग्नोस्ट हो सके। अब है स्टेज 4, पैनिक अटैक लेवल, यानी कि अब ये जो मॉडरेट से सीवियर हुई और सीवियर से पैनिक अटैक्स में आ गई, तो ये पैनिक डिसऑर्डर में बदल गई है, और अब इस स्टेज पे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये वो वाली स्टेज होती है कि
जिसके साथ ये एंजाइटी हो रही है उसके साथ साथ ना उसके घर वालों को भी पता चलने लग जाता है कि कोई इशू है। अभी जैसे मैंने कहा कि इसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो जिनकी वजह से ना बार बार पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। सडनली बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, यानी बिना वजह के ना अंदर मन ना डरता ही रहता है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हार्ट पल्पिटेशन हो जाता है, यानी कि धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कभी लगता है कि धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, कभी लगता है कि बहुत स्लो हो गई है। बीपी फ्लक्चुएट करने लगता है इसमें, और सीवियर वाले में ना बीपी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि कभी कभी ना आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कभी कभी वो बहुत कम भी हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी समस्या लग रही है कि आपका बीपी बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है बट वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, यानी जब ब्लड प्रेशर वाला बीपी होता है वो कंटिन्यूस बढ़ता है, पर ये जो एंजाइटी वाला बीपी होता है ना पर्टिकुलर सिचुएशंस में आके बढ़ता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए इस बारे में। तो अभी हम बात कर रहे थे हार्ट पैल्पिटेशन की। तो जब दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं और शरीर को लगने लगता है कि वो डेंजर में है, तो ना बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, तो रैपिड ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। अब इतनी जल्दी जल्दी अगर हम सांस लेंगे तो सर घूमना शुरू हो जाता है, डिजीनेस होनी शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है और ज़्यादा पैनिक होते हैं और उसकी वजह से पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। और कभी कभी तो इन पैनिक अटैक्स के साथ ना लोगों को बेहोशी भी हो जाती है, यानी वो फेंट भी हो जाते हैं। तो जब ये एंजाइटी इस लेवल तक पहुंच जाए ना, तब आपको सोच लेना चाहिए कि अब ये एंजाइटी ना बिना मेडिकल हेल्प के ठीक नहीं हो सकती। जनरली पैनिक अटैक वाला जो सिचुएशन रहती है वो 10 से 15 मिनट तक तो रहती है, और जिसके साथ ये हो रहा होता है उसके लिए ये जो 10 मिनट होते हैं ना, ये भी सालों के बराबर होते हैं, क्योंकि उसको मरने का डर सताने लगता है। तो इस स्टेज में ना लोगों को बहुत ज़्यादा मरने से डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि अभी अगर उन्हें पैनिक अटैक आया तो अब वो मर जाएंगे, और इसकी सोच से ही ना उन्हें और ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। इस सब की वजह से ना ये विशियस सर्कल में घूमने लगते हैं, यानी कि अब ये बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। अब ऐसे लगता है कि अब ये सिचुएशन चलती रहेगी और अब हम मर जाएंगे। तो इस स्टेज में ना मरने का डर बहुत ज़्यादा सताने लगता है, और जिसकी वजह से लोगों की लाइफ पूरी तरह से ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो डेली लाइफ भी ना अच्छी तरह लीड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन सब स्टेजेस की ना ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो जो माइल्ड स्टेज यानी स्टेज 1 है ना, उसमें तो CBT सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर किसी को पता चल जाए कि वो माइल्ड स्टेज में ही है और उसके इमोशंस की वजह से, उसके नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से ना उसको ये एंजाइटी हो रही है और वो इस सिचुएशन से निकल सकता है, तो वो CBT का यूज़ करे। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलके ना CBT को कैसे किया जाता है ना वो ज़रूर सीखें। तो नेक्स्ट स्टेज है मॉडरेट स्टेज। तो इसमें भी ना ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है जो माइल्ड स्टेज का होता है, कि अपने बिहेवियर पैटर्न्स को ना चेंज करना सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें उस स्टेज पे पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम कुछ गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमें तो लगता है ना कि ये नॉर्मल लाइफस्टाइल है, पर ये नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं होता। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, हर चीज़ पे हमें कोई ना कोई कमी दिखने लगती है या हर चीज़ हमें स्ट्रेस दे रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो इसके लिए भी ना बिहेवियरल थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है, और साथ में एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना और योगा, मेडिटेशन, इन सब का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेज है सीवियर स्टेज। इस स्टेज में आते आते सबको पता चल जाता है कि वो एंजाइटी के पेशेंट बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को माइल्ड में और मॉडरेट में ठीक नहीं किया। तो जो ट्रीटमेंट हम माइल्ड और मॉडरेट में कर रहे थे, उनके साथ साथ अब यहाँ पे हमें मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, और मेडिकल हेल्प के साथ ना एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस तरह जिम जाते हैं अपनी बॉडी को हमें ट्रेन करना होता है, तो हम एक ट्रेनर को हायर करते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी मसल्स की क्या एक्सरसाइज करें जिससे कि वो सही शेप में आ जाए, तो हम एक ट्रेनर की हेल्प लेते हैं। तो CBT भी ना यही है कि आपको एक ट्रेनर की हेल्प लेनी पड़ेगी। शुरुआत में वो सीखना पड़ेगा, उसको अभ्यास में लाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सीख पाएंगे। तो इसके लिए ना एक अच्छे ट्रेनर यानी कि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। और फोर्थ स्टेज है पैनिक अटैक्स। इसमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट लिया जाएगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही लिया जाएगा। अगर आप सोचें कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये अपने आप ठीक नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में ना कुछ केमिकल्स बनने बंद हो गए हैं, जिनको हमें अब बाहर से लेना पड़ेगा, सो दैट कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करें। तो जब हम वो मेडिकल हेल्प लेते हैं, मेडिकल हेल्प के थ्रू कोई मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं,
तो पहले तो कुछ समय तक उन्हीं मेडिसिन को लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको CBT, NLP या टॉक थेरेपी, इन सब की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे और सोचेंगे कि अरे मेडिसिन से तो मैं एकदम ठीक हो गया, तो द मिनट डॉक्टर आपकी मेडिसिन छुड़वाने की कोशिश करेंगे, आप दोबारा से उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मेडिसिन के साथ साथ ना अपने ब्रेन की भी जिमिंग करानी पड़ेगी, यानी ब्रेन की एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप इस एंग्जाइटी से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो एंग्जाइटी तो बेसिकली देखा जाए ना, सारा इमोशंस का खेल है। बचपन के कुछ ट्रॉमास या लाइफ के कुछ ऐसे ट्रॉमास जिनकी वजह से लाइफ में एक हॉलोनेस आ गई है, या जिनकी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, या जो हमारी सोच में ना एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया है, ऐसे इमोशंस ही एंग्जाइटी जनरली लेके आते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ली तो आप उस चक्रव्यूह में घूमते ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स ही हैं जो आपको उससे बाहर निकालेंगे। तो ये जो CBT की टेक्निक है, DBT की टेक्निक है, NLP है, टॉक थेरेपी है, ये सब ना उस चक्रव्यूह से निकलने के तरीके हैं जो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो अब आप इस वीडियो से पता कर सकते हैं कि आप एंग्जाइटी के कौन से स्टेज में हैं और आपको किस ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, और आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करके अपनी एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। ये तो था मेरा आज का वीडियो एंग्जाइटी की स्टेजेस के ऊपर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ मेरे इस चैनल पे ना हमेशा इसी तरह जुड़े रहिए। तो अब मैं आपको मिलूँगी अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।